नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी के बारे में। कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कन्फाइंड स्पेस फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, साथ ही कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए साइट कंप्लायंस एवं लीगल कंप्लायंसेस क्या क्या एक सेफ्टी ऑफिसर को इंश्योर करनी होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे आज की हमारी टॉपिक कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। तो सबसे पहले जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, यानी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे, प्लांट इंडस्ट्रीज में ऐसे कौन सा जगह है जिसे कन्फाइंड स्पेस के नाम से जाना जाता है। कन्फाइंड स्पेस में मुख्यतः 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें पहला होता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, दूसरा होता है मैनहोल होता है छोटा सा जिसमें कि एंट्री और एग्जिट के लिए, साथ ही तीसरा होता है वो जगह कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं बनाया गया होता है। जब इन तीनों में से कोई भी चीज़ पाई जाती है तो उस जगह को कन्फाइंड स्पेस की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में, प्लांट इंडस्ट्रीज में ऐसी कौन सी जगह है जिसे हम कन्फाइंड स्पेस की श्रेणी में रख सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस की श्रेणी में मुख्यतः हॉपर्स, टैंक्स, वेसल्स, बॉयलर्स, पिट्स, डक्ट्स, टनल्स और साइलोज इत्यादि कन्फाइंड स्पेस की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आपके प्लांट एंड कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरीके की कोई भी एरिया है को कन्फाइंड स्पेस की श्रेणी में आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। कन्फाइंड स्पेस में काम करना फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 36 में निर्देशित किया गया है। फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 36 एंड 36A इन दोनों में कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन करना ऑक्यूपायर साथ ही प्लांट सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है और उसके सभी कंप्लायंस को सुनिश्चित करना भी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट या फिर प्लांट इंडस्ट्रीज में कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत कॉमन हजार्ड्स क्या क्या होते हैं। तो अगर हम हजार्ड्स की बात करें, जिसमें डेफिनेशन में ही बताया गया है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें पहला हजार्ड आता है सफोकेशन, जो कि ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसके बाद उसमें केमिकल हजार्ड्स हो सकते हैं, साथ ही फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के हजार्ड्स हो सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स भी हो सकते हैं, साथ ही स्लिप, ट्रिप एंड फॉल हजार्ड्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल हजार्ड्स भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है कुछ कॉमन हजार्ड्स हैं जो कि कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए कौन ऑथराइज पर्सन्स होते हैं। तो हम कुछ ऑथराइज पर्सन्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो कन्फाइंड स्पेस में ऑथराइज पर्सन में सबसे पहले नंबर पे आते हैं क्वालिफाइड पर्सन या फिर आप इंजीनियर उन्हें कह सकते हैं, जो कि ऑक्यूपायर के द्वारा डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं, जिन्हें कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग साथ ही साथ कन्फाइंड स्पेस के बारे में नॉलेज होती है और वो क्वालिफाइड होते हैं कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए परमिट सिस्टम का प्रावधान होता है, तो वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स या फिर क्वालिफाइड पर्सन परमिट इशू करते हैं। इसके लिए वो ऑक्यूपायर के द्वारा डेजिग्नेट किए जाते हैं, जिन्हें कन्फाइंड स्पेस के बारे में जानकारी होती है और साथ ही साथ कन्फाइंड स्पेस की वो एक प्रॉपर ट्रेन्ड पर्सन होते हैं। दूसरा ऑथराइज पर्सन होता है जिसे कहते हैं अटेंडेंट या फिर स्टैंड बाई पर्सन। स्टैंड बाई पर्सन या फिर अटेंडेंट वो व्यक्ति होता है जिसे उस एक्टिविटी के दौरान अपॉइंट किया जाता है, जो कि उस काम के ऊपर नजर बनाए रखे, साथ ही साथ वहाँ की इमरजेंसी सिचुएशंस वगैरह को भी मॉनिटर कर सके कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले लोगों के साथ। तीसरा ऑथराइज पर्सन होता है इंट्रेंट, यानी कि वो वर्कमैन जो कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने वाले हैं, जिन्हें ऑक्यूपायर के द्वारा एक प्रॉपर ट्रेनिंग कन्फाइंड स्पेस के ऊपर प्रदान की गई है। तो वैसे लोगों को इंट्रेंट कहते हैं जो कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने जाने वाले हैं। इसके बाद ऑथराइज पर्सन में आता है एंट्री सुपरवाइजर। एंट्री सुपरवाइजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कन्फाइंड स्पेस के बारे में जानकारी होती है, साथ ही साथ परमिट सिस्टम के बारे में वो अवगत होता है और उसे उस काम का सुपरविजन करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। उस एक्टिविटी को जो कि कन्फाइंड स्पेस में होने वाली है, उस एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए उस जगह पे अपॉइंट किया जाता है।
तो उसे एंट्री सुपरवाइजर कहते हैं और ये कन्फाइंड स्पेस के ऑथराइज्ड पर्सन होता है। इसके बाद आते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे डिस के द्वारा यानी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के द्वारा फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 36 के अंतर्गत ऑथराइज किया गया है, जिसे ये पूरी ऑथोरिटी होती है उस जगह की मॉनिटरिंग करने के लिए, उस जगह का इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ये कुछ पर्सन्स थे जो कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए तथा कन्फाइंड स्पेस के काम को मॉनिटर करने के लिए ऑथराइज किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के जो ऑथराइज पर्सन होते हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन की, कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कन्फाइंड स्पेस के काम करने के दौरान। तो जैसा हमने बताया कि कॉम्पिटेंट पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 36 के अंतर्गत डिस के द्वारा ऑथराइज किया जाता है, यानी अप्रूव्ड कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, जिसे ये ऑथोरिटी होती है और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्क प्लेस इंस्पेक्शन करना, यानी कि काम शुरू होने से पहले उस जगह का इंस्पेक्शन करना कॉम्पिटेंट पर्सन की जिम्मेदारी होती है। साथ ही उस कन्फाइंड स्पेस की एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग करना कॉम्पिटेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वहाँ मौजूद जो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है कन्फाइंड स्पेस का, उसका वेरिफिकेशन करना कॉम्पिटेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही कॉम्पिटेंट पर्सन की ये भी जिम्मेदारी है कि वो एडिशनली सेफ्टी मेजर्स के लिए आपको एडवाइस कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं कि इंट्रेंट यानी कि जो लोग अंदर काम करने जाने वाले हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो जो भी व्यक्ति अंदर काम करने जाने वाले हैं उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो ट्रेंड एंड वेल नोन होने चाहिए उस हजार्ड के बारे में जो कि कन्फाइंड स्पेस में मौजूद है। साथ ही साथ उन्हें परमिट सिस्टम यानी PTW का जो प्रावधान दिया गया है और उसमें उल्लेखित जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो करना एक कन्फाइंड एंट्रेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना एंट्रेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही एंट्रेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो अटेंडेंट या फिर स्टैंड बाई पर्सन है उससे कम्युनिकेशन बनाए रखे काम के दौरान। और लास्ट अटेंडेंट की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी इमरजेंसी केस में एज वेन एज रिक्वायर्ड आप कह सकते हैं कि वो उस जगह से तुरंत बाहर निकल आए जैसे ही स्टैंड बाई पर्सन उसको निर्देश देता है। तो ये कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारियां होती है। अब बात करते हैं अटेंडेंट यानी कि स्टैंड बाई पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्टैंड बाई पर्सन भी जो है वेल ट्रेंड होना चाहिए, यानी कन्फाइंड स्पेस के बारे में और वहां मौजूद जो हजार्ड्स हैं उसके बारे में वो अवगत होना चाहिए। साथ ही साथ वो इस बात से भी अवगत होना चाहिए कि उस कन्फाइंड स्पेस में जो हजार्ड है उससे क्या एक्सपोजर हो सकता है। इसके अलावा स्टैंड बाई पर्सन को ये भी जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अंदर काम करने वाले जितने भी इंट्रेंट हैं उनसे कम्युनिकेशन बना के रखे। साथ ही स्टैंड बाई पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले लोग कब बाहर आते हैं कब अंदर जाते हैं उसका एक लॉग शीट या फिर एक रजिस्टर मेंटेन करना स्टैंड बाई पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही स्टैंड बाई पर्सन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अंदर काम करने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेशन बना के रखेगा और कोई आपदा आती है या फिर कोई इमरजेंसी होती है तो वो किसी भी हालत में अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर से ही रेस्क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का पालन करेगा। तो ये सारी एक अटेंडेंट यानी कि स्टैंड बाई पर्सन की जिम्मेदारियां होती है। अब जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत काम करने के लिए सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो भी कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत ट्रेंड होना चाहिए और उसे भी कन्फाइंड स्पेस में मौजूद जो हजार्ड्स हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ सुपरवाइजर को ये इंश्योर करना होता है कि कन्फाइंड स्पेस में जो काम चलने वाले हैं वो एज पर PTW यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम के अंतर्गत चल रहे हैं। साथ ही सुपरवाइजर को ये इंश्योर करना है कि कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत जितने भी हमें टेस्ट करने हैं, जो प्रोसीजर्स का पालन करना है और जिस भी तरीके के हमें इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो प्रॉपर तरीके से साइट पे है और सभी टेस्टिंग हो चुकी है और सारे काम एज पर डिफाइंड प्रोसीजर हो रहे हैं। इसके अलावा सुपरवाइजर की ये भी जिम्मेदारी होती
है कि वो जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, यानी साइट पे क्या उपलब्ध है उसको इंश्योर करना सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा सुपरवाइजर को ये भी जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अनऑथराइज्ड जो पर्सन्स होते हैं उस जगह पे, उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर न जाएं, उसका ध्यान भी रखना एक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सभी कॉम्पिटेंट पर्सन, इंट्रेंड, अटेंडेंट या फिर स्टैंड बाई पर्सन एंड सुपरवाइजर्स की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कि कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत काम करने के दौरान उन्हें प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए, यानी कि जो परमिसिबल लिमिट्स हैं वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, यानी कि ऑक्सीजन का परमिसिबल लिमिट कितना होता है। तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ऑक्सीजन का परमिसिबल लिमिट 19.5% से 23.5% के बीच का होना चाहिए। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है तो हाइड्रोजन सल्फाइड का परमिसिबल लिमिट 10 ppm होता है। साथ ही अगर CO मौजूद है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे मौजूद है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का परमिसिबल लिमिट 50 ppm होता है। साथ ही अगर क्लोरीन की मौजूदगी है तो क्लोरीन का परमिसिबल लिमिट 0.5 ppm होता है। और ये सभी एज पर ओसा आपको जानकारी दी जा रही है। तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन टेस्ट होना बहुत ही आवश्यक होता है और ये सुनिश्चित करना कॉम्पिटेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही सुपरवाइजर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाने से पहले वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का टेस्टिंग हो गया है, तभी जो है वहाँ पे आदमी को काम करने के लिए भेजा जाए। आइए अब जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए लाइटिंग की अरेंजमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए लाइटिंग का जो अरेंजमेंट्स है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 36A के अंतर्गत निर्देशित किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है वहां सिर्फ 24 वोल्ट का लैंप ही यूज करना है। अगर उस कन्फाइंड स्पेस में हाइड्रोकार्बन, फ्लैमेबल मटेरियल्स एंड एक्सप्लोसिव्स एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करते हैं तो आपको 24 वोल्ट का लैंप का इस्तेमाल कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत करना होता है। साथ ही जब भी आप कोई भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बात से श्योर हो कि वो डबल इंसुलेटेड है और लीकेज प्रोटेक्शन यूनिट के साथ रखा गया है। तो ये जो है आपको एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 36A के अंतर्गत कन्फाइंड स्पेस में काम करने के दौरान सुनिश्चित करना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।